नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट में अस्थायी शांति का इंतजार पूरी दुनिया को है, लेकिन ये इंतजार पूरा होता नजर नहीं आ रहा। वजह ट्रंप है। ट्रंप की अनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, ट्रंप का सनक है, ट्रंप का पागलपन है। ट्रंप के पास 14 सूत्री शांति प्रस्ताव था ईरान का। उस प्रस्ताव पर वो कई बार 4 कदम आगे बढ़ाता है और फिर 8 कदम पीछे चला जाता है। और अब खबर आई है कि उसने इस 14 सूत्री प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए कहा है कि ये मुझे सरेंडर का लेटर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खारिज कर रहा हूं। सरेंडर का लेटर मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए खारिज कर रहा हूं। सोचिए, पिछले 1 महीने से, अब 1 महीने से ज्यादा हो गए, शांति की बातचीत चल रही है। इस्लामाबाद में पीस टॉक हो गई, लगातार पाकिस्तान के मीडिएशन में प्रस्ताव आ रहे हैं, जा रहे हैं, संशोधन हो रहे हैं। और खारिज करने की वजह वो बता रहा है कि सरेंडर का लेटर ये नहीं है, ये लेटर ऑफ सरेंडर मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खारिज कर। और इसके इस सनक के जवाब में आईआरजीसी और ईरान का जो रुख है वो ज्यादा दुनिया के लिए चिंता पैदा करने वाला, क्योंकि इसकी बदतमीजी, इसके बार बार बेवजह अड़ंगेबाजी, इसका नतीजा तो बहुत भयावह हो सकता है। ईरान ने चेतावनी भी दी है। ट्रंप के लिए फाइनल अल्टीमेटम है कि अगर इस बार युद्ध शुरू किया या हमला किया तो फिर परमाणु बम के लिए तैयार हो जाओ। जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, उसे 90% तत्काल कर दिया जाएगा। और कई बार इस पर हमने चर्चा की है, 60 से जो 90 का प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट है। 60% संवर्धन ही ये बहुत सबसे जटिल, मुश्किल और दीर्घकालिक प्रक्रिया है, 60% तक यूरेनियम को इनरिच करना। लेकिन 60% पे उस कई बार संवर्धित यूरेनियम को 60% पे रखा भी जाता है। कई वजह उसकी होती है। 60% पे रखना और तत्काल जब भी जरूरत हुई उसको फट से फिर 60% से 90% में जाने के लिए 4 दिन से 1 सप्ताह, 1 सप्ताह भी लग सकता है, 5 दिन और 4 दिन में भी ये काम हो सकता है। और 90% एनरिच्ड यूरेनियम यानी परमाणु बम तैयार है धमाके के लिए, तबाही के लिए, विनाश के लिए। और सीधा अब ईरान ने कह दिया है कि इस बार का अटैक यानी परमाणु बम, हम परमाणु बम बनाएंगे, तत्काल बनाएंगे। और परमाणु बम बनाएंगे मतलब 60% जो स्टेटमेंट है, 60% से 90% हम तत्काल इनरिच करेंगे यूरेनियम। तो वो किस लिए करेंगे? अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं। परमाणु बम बनाया जाएगा तो रखने के लिए नहीं, फिर उसका इस्तेमाल होगा, वो गिराया जाएगा, ये आप तय मान लीजिए। और इसके साथ जो ट्रंप को अल्टीमेटम है, इसके साथ और एक बड़ी खबर अटैच आप करिए, जोड़ लीजिए, तब ये खबर और भी क्लियर होती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, हालांकि अपने ही इंटेलिजेंस के रिपोर्ट पर भड़का हुआ है ट्रंप। गजब का पागल आदमी है, गजब पागल आदमी, क्योंकि एक्सपोज हो रहा है अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में। वो हर दिन सुबह आता है, ईरान नेवी फिनिश्ड, एयरफोर्स फिनिश्ड, आर्मी फिनिश्ड, ईरान फिनिश्ड, वही जो है जपता है। जो रिपोर्ट आई है वो इतनी चौंकाने वाली है। ईरान के पास टोटल, जो अमेरिका मानता है, वो 33 मिसाइल साइट्स मानता है, 33 मिसाइल साइट्स। 33 में 30 मिसाइल साइट्स उसकी तैयार हैं, रेडी हैं। ये कह रहा है पूरा खत्म कर दिए। 33 में 30 रेडी हैं, किसी भी मतलब अगर परमाणु बम दागना हो तो मिसाइल पे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा करके फायर करने के लिए 33 में से 30 तैयार हैं मिसाइल साइट्स। ये रिपोर्ट, भाव को लाइए, मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट से कई बार खबरें गायब थी। स्वागत है भाव। और हम सिर्फ जबरन खबरें नहीं लाते हैं कि मिडिल ईस्ट की चर्चा सिगुफा सनसनी लेकर के आए व्यूज के लिए। जब जरूरी है तभी आएगी खबर, या खबर है तब आएगी। हेडलाइन लाइए। अब हमला किया तो परमाणु बम, ईरान ने अमेरिका को दी बड़ी धमकी। चलिए जरा खबर के भीतर चलिए, खबर के भीतर चलिए। ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने मंगलवार को कहा कि अगर ईरान पर फिर हमला हुआ
तो देश यूरेनियम को 90% तक शुद्ध कर सकता है। 90% स्तर संबंधित यूरेनियम को परमाणु हथियार के योग्य माना जाता है। इसमें तो सब लिखा है योग्य तो 60% भी हो जाता है, लेकिन 90% तो तैयार रेडीमेड मान लिया जाता है, समझ लीजिए। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता रेजाई ने एक्स पर लिखा, अगर दोबारा हमला होता है तो ईरान 90% संवर्धन भी कर सकता है, इस पर संसद में समीक्षा की जाएगी। यानी ईरान ने प्रिपरेशन, अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आगे चलिए जरा। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, ये जो लीड कर रहे थे शांति वार्ता, ने कहा कि अमेरिका के पास 14 सूत्रीय प्रस्ताव में बताए गए ईरानी जनता के अधिकारों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा परमाणु बम, इधर एक साथ देखिए खबर को। इन्होंने कहा कि 14 सूत्रीय प्रस्ताव, इसको स्वीकार करने के अलावा अमेरिका के पास कोई विकल्प वगैरह है नहीं, यही आखिरी है। उन्होंने कहा जितनी देर वे करेंगे अमेरिकी टैक्स पेयर्स को उतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले गालिबाफ ने कहा था कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी आक्रमण का करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं, यानी परमाणु विकल्प भी। हमारा जवाब ऐसा होगा कि उन्हें हैरानी होगी। जो रेजाई ने कहा वही बात गालिबाफ के स्टेटमेंट में भी नजर आ रही है कि हम ऐसा जवाब देंगे कि उन्हें हैरानी होगी, वो भी चौंक जाएंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे। ये जो कहा कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स को कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत, 3 साल के सबसे उच्च स्तर पर मुद्रास्फीति, इस इन्फ्लेशन अमेरिका में 3 साल के सर्वोच्च स्तर पर है इस वक्त। और ये सवाल मैं ट्रंप को सुनवाऊंगा, ये सवाल किया गया तो वो कह रहा है कि मेरी पॉलिसीज बेस्ट है, सबसे अच्छी पॉलिसी है, और ईरान को हम न्यूक्लियर जो है, ये जो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर बनाने का, वो कह रहे हैं कि हमको वही रोकना है, बाकी हमको कुछ नहीं करना है। ट्रंप को सुनिए जरा, सुन लीजिए इस पागल को, ये करवाएगा परमाणु युद्ध, मानेगा नहीं इसे। Mr. President, you promised to bring inflation down. It's now at its highest level in 3 years. Are your policies not working? What's happening? Policies are working incredibly. If you go back to just before the war, for the last 3 months, inflation was at 1.7%. Now, we had a choice. Let these lunatics have a nuclear weapon. If you want to do that, then you're a stupid person, and you happen to be. I mean, I know you very well. Anybody that wants them to have a nuclear weapon is a stupid person. Iran, Mr. President, to what extent are American financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. You cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all. That's the only thing that motivates. American, are you listening to me? Every American understands, and they were just had a poll, like 85%, which is surprising. It's only that they understand that Iran cannot have a nuclear weapon. If Iran has a nuclear weapon, the whole world would be in trouble because they happen to be crazy. They're not going to have a nuclear weapon. Now, if the stock market goes up or down a little bit, the American people understand it. When it's over, you're going to have a massive drop in the price of oil, which a lot of people thought would be higher. And I mean, it was $100, it was $99. मतलब अगर नॉन सेंसो की लिस्ट बनेगी तो ये भी बहुत पीछे ऑडियो इसके जहाज हेलीकॉप्टर का रहता है, उसी में खड़ा होकर के मतलब बोलना है कहीं भी। कम से कम मोदी से ही इवेंट के बारे में कुछ सीख लेता। हालांकि इवेंट के मामले में ये मोदी से नीचे ही रहेंगे, इस मामले में कोई दो राय मुझे नहीं, क्योंकि मोदी इस सब का बहुत ध्यान रखता है कि कैमरे का एंगल ना बदले, ऑडियो एकदम क्लियर हो। ये सब मामले मोदी सीखना चाहिए इनको। और अब ये चीन पहुंचने वाले हैं, हमको लगता है जब तक हम प्रोग्राम दिखाएंगे, जाएगा प्रोग्राम, हो सकता है चीन पहुंच चुके हो, क्योंकि अमेरिका से रवाना हो चुके थे। देखिए अब आखिर में इस कार्यक्रम के मैं आपको दिखाऊंगा। नॉर्मली होता है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी देश के दौरे पर जाता है तो उसके आने से पहले उसके लिए कोई रेड लाइन नहीं खींची जाती है कि तुम आ रहे हो तो ध्यान रखना, चाउमीन नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, ऐसा नहीं कहा जाता। ट्रंप के चीन पहुंचने से पहले चीन ने ट्रंप के लिए रेड लाइन तय कर दी है कि ये सब चीन में रहोगे जब तक ये इतने मामलों पे 4 हैं, 4 पॉइंट पर
जुबान नहीं खोलना है, इसके बारे में बातचीत के बारे में सोचना भी मत। ये पहले से ही ऑफिशियली ये रेड लाइन बना दी है ट्रंप के लिए। ये है ट्रंप की स्थिति, दुनिया सबसे ताकतवर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष है। वो आखिरी पॉइंट पे हम आएंगे। अभी परमाणु वाले पर भाऊ, परमाणु हमला, इसके बाद अभी हम आपको 30 साइट्स, ये अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर भड़क रहा है। ये ट्रंप कह रहा है फर्जी तुम लोग अफवाह फैला रहे हो, परमाणु बम बनाएंगे तैयारी। क्या ट्रंप बिल्कुल मतलब बिना परमाणु युद्ध के मानेगा नहीं? क्योंकि कई बार परमाणु युद्ध के करीब जाते जाते दुनिया बची है, आज से नहीं बहुत बार बच चुकी। देखिए, ट्रंप के हाथ में भी कुछ नहीं है। ट्रंप पूर्ण रूप से नेतन्याहू के हाथ में खेल रहे हैं और नेतन्याहू चाहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। मुझे ऐसे ही लग रहा है ये उस तरफ ही जा रहा है, क्योंकि एजेंसी ने हमेशा सही रिपोर्ट्स दी है ट्रंप को। एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि लीडरशिप चेंज होने से कुछ नहीं होगा, वहां पे आप खेमेनी को मार दोगे तो उससे कोई बदलाव नहीं होगा, रिजिम बदलेगी नहीं, ये बोला, इन्होंने नहीं माना। एजेंसियों ने ये कहा कि इनके पास मिसाइल्स है, आप थोड़ा सा संभल के, नहीं माना। ये 100 घंटे में युद्ध खत्म करने के लिए 16,000 करोड़ का बजट लेके आया था। आज अरबों डॉलर का बजट खत्म हो गया है, 2.5 अरब डॉलर का बजट खत्म हो गया है, जिसमें इसके बेस का कोई नुकसान का उसमें जिक्र नहीं है। सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशन की यूज इतना हुआ है। उसके बाद हरमुज नहीं खोल पाया, पूरे विश्व को एक ऑयल क्राइसिस में घुसेड़ दिया। और ये विश्व का ऑयल क्राइसिस जो है आशीष जी, ये आगे वाले, इसके पहले भी एक तेल की बहुत बड़ा संकट हो चुका था इतिहास में। उसके बाद 2 साल तक पूरे विश्व में खाद्यान्न का शॉर्टेज था। एग्रीकल्चर सेक्टर को फिर से रूटीन में आने के लिए 2 साल लगे थे, मतलब 4 सीजन रबी और वो पकड़ के। ये उसी तरफ जा रहा है। भारत की स्थिति देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, एग्रीकल्चर देश है। इस पे यदि वो कहता है कि अपना प्रधानमंत्री कहता है कि तुम ऑर्गेनिक खेती करो, तो आपका आउटपुट आधा रह जाएगा। ऑर्गेनिक खेती में जब आपका उत्पाद ही आधा रह जाएगा तो इस देश की जनता को खिलाएगा कौन? क्योंकि सारे फर्टिलाइजर जो है वो गैस बेस्ड है, पेट्रोलियम बेस्ड है। तो ये इसका, अच्छा, इसने कोई इसका सेट रूटीन है। वी हैव ऑलमोस्ट वन द वॉर, ईरान इज फिनिश्ड, दे आर ऑल इन कंट्रोल, वी हैव डन एवरीथिंग, लेकिन हरमुज नहीं खुल रहा है। वह हिम्मत नहीं हो रही है। F-13 भेजता तो वो F-35 भेजा, वो नीचे गिरा दिया। हाँ, उसका पता ही नहीं है अभी तो मान भी नहीं रहा है। बराबर 2-4 महीने बाद बोलेगा हाँ हमारा F-13 भी मारा, अब 10 जगह से मारे तो हम क्या करें। कुल मिलाकर यदि इंटेलिजेंस एजेंसी की बोर्ड, क्योंकि इनके पास इतनी औकात नहीं कि ये 31 जगह पे डैमेज करे उनको, ये उनके मिसाइल तो खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मिसाइल सिटीज को टच नहीं कर पा रहे हैं। मारते तो उनके गेट बंद हो जाते, फिर गेट खुल जाते, फिर चालू हो जाता है काम। उनके लिए तो मजाक हो गया है। इनका कोई बंकर बम और कोई काम नहीं कर पा रहा है जो इतने डेप्थ पे जाके इनको डैमेज करे। सारा कुछ इंटैक्ट, सब बचा हुआ। मैं आपको रिपोर्ट ही दिखा देता हूं, तब और बेहतर इस विषय पर जो है चर्चा होगी। जरा भैया लाइए, दिखाइए जरा रिपोर्ट दिखाइए। ये देखिए, ये पहले मैं वहीं की रिपोर्ट दिखा दूं, फिर इसको हिंदी में दिखा देंगे। यूएस इंटेलिजेंस सोज ईरान रिटेन सब्सटेंशियल मिसाइल कैपेबिलिटीज। ये रिपोर्ट है, जो है वहीं की रिपोर्ट, अमेरिकी रिपोर्ट है, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। अब हिंदी में इसको मैं पूरा डिटेल में आपको हिंदी में दिखा देता हूं। हिंदी में लाइए पूरा। हाँ, ट्रंप हाँकते रह गए, ईरान ने मजबूत कर लिए अपने किले, 30 मिसाइल साइट्स अब भी एक्टिव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत लगभग खत्म हो चुकी है लेकिन अब नई खुफिया रिपोर्ट्स ने इन दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की सीक्रेट असेसमेंट में सामने आया है कि ईरान अब भी अपनी ज्यादातर मिसाइल साइट्स और सैन्य ढांचे तक पहुंच बनाए हुए है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास
ईरान की 33 मिसाइल साइट्स में से 30 अब भी एक्टिव या आंशिक रूप से ऑपरेशनल हैं। यही वह इलाका है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ऐसे में अगर तनाव फिर बढ़ता है तो अमेरिकी युद्धपोतों और तेल टैंकरों पर खतरा बना रह सकता है। 33 में 30 परसेंटेज निकाल लीजिए आप लोग को। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अब भी अपने करीब 70%, खाली मिसाइल साइट्स नहीं, अब देखिए 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और 70% प्री वॉर मिसाइल स्टॉक बचाने में कामयाब रहा है। 70% जो उसका मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है, और यही लॉन्चर सबसे ज्यादा काम करता है। ये जो जहाज वहाज गिराते हैं सब इसी से गिराते हैं, ये कंधे पे या मोबाइल मिसाइल लॉन्चर। 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर बचा हुआ है, 70% प्री वॉर मिसाइल स्टॉक बचा है, जो युद्ध के पहले उसका मिसाइल स्टॉक था, स्टॉक पाइल 70% बचा है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में हमला करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा ईरान के करीब 90% अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज और लॉन्च फैसिलिटी फिर से आंशिक या पूरी तरह से ऑपरेशनल मानी जा रही है। 90% अंडरग्राउंड फैसिलिटीज उनकी दुरुस्त हैं। अब चलिए आगे, ये सारा एक एक डेटा चाहे तो नोट करके आप देखिए, आगे लाइए, आप चेंज करिए। आप यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब खुद राष्ट्रपति ट्रंप और उनके मंत्री लगातार दावा करते रहे हैं कि ईरान की सेना बुरी तरह तबाह हो चुकी है। मार्च में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास सैन्य ताकत के नाम पे कुछ नहीं बचा है। ये दावा रोज करता है। उसकी सेना, नौसेना, वायुसेना सभी को तबाह कर दिया गया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने भी कहा था कि अमेरिका इजराइल के ज्वाइंट ऑपरेशन ने ईरान को कई सालों तक लड़ने लायक ही नहीं छोड़ा है। हालांकि इन दावों से बिल्कुल अलग, ये नई रिपोर्ट दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हमलों के दौरान कई जगहों पर पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम नष्ट करने के बजाय सिर्फ एंट्री पॉइंट बंद करने की रणनीति अपनाई गई थी, क्योंकि अमेरिका के पास बंकर बस्टर हथियारों का स्टॉक सीमित था। खाली एंट्री बंद हुआ था और फिर उसे खोल खाल करके रेडी है। अब आगे चलिए और आगे चलिए। युद्ध के दौरान अब देखिए उसका 70% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर तैयार है, 70% प्री वॉर स्टॉक पाइल है, 90% अंडरग्राउंड मिसाइल जो उसके है वो सब रेडी है, तैयार है, सब सुरक्षित है। 70 और 90%। यहाँ देखिए युद्ध के दौरान अमेरिका ने करीब 1100 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें, 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें और 1300 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए। रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों का स्टॉक तेजी से घटा और उन्हें दोबारा तैयार करने में सालों लग सकते हैं। और अब आगे चलिए, लाइए अगला, ये देखिएगा, इसको आप पढ़िए, मैं हिंदी में पूरा का पूरा आपको बता देता हूं कि ये क्या लिखा है। इस रिपोर्ट के बाद ये पोस्ट है, राष्ट्रपति का पोस्ट है। किसी भी देश में उसी अपनी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति क्या बोल सकता है, इससे सीखिए आप। जब फेक न्यूज कहती है कि ईरानी दुश्मन हमारे खिलाफ सैन्य रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो यह वास्तव में देशद्रोह है, क्योंकि यह एक बहुत ही झूठा और यहाँ तक कि हास्यास्पद बयान है। वे दुश्मन की मदद कर रहे हैं, उन्हें उकसा रहे हैं। यह सब ईरान को झूठी उम्मीद देता है, जबकि ऐसी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिकी डरपोक हैं जो हमारे देश के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की नौसेना में 159 जहाज थे, अब एक एक जहाज समुद्र की तलहटी में आराम कर रहा है। उनके पास कोई नौसेना नहीं है, उनकी वायुसेना खत्म हो गई है, सारी तकनीकी खत्म हो गई है, उनके नेता अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और वह देश अब एक आर्थिक आपदा बन चुका है। केवल हारने वाले, एहसान फरामोश और मूर्ख ही अमेरिका के खिलाफ दलील दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप अब यहीं पर रुकेंगे। भाऊ, वो रिपोर्ट और इसके बाद ये पोस्ट सुना आपने पूरा? अब ऐसा है कि यदि ये मैंने पहले एक दिन कहा था ना आपको कि इजराइल के कहने पे इन्होंने अटैक किया, उसके पहले सारी एजेंसियां क्या फीडबैक दे रही थी, वो फीडबैक वॉर जाने के लिए नहीं थी। उसके बाद पेंटागन के सभी सीनियर अधिकारी मना कर रहे थे, उसमें से कई अधिकारी छोड़ के चले गए। कुछ अधिकारी ने बहुत मना किया तो इसने उनको निकाला।
सारी विपरीत स्थिति के बावजूद ये अटैक कर रहा है, और अब सफलता नहीं मिल रही तो बोल रहा है कि खुद ही अपने आप को घोषित कर दिया कि मैंने सब कुछ नष्ट किया उनका। नष्ट किया तो युद्ध कर, खत्म कर, सेना उतार, खेमेनी वेमिनी को सबको अरेस्ट कर, सारे लोग, और अपनी सरकार बना। कभी कहता है मेरे को 4 टैंकर गिफ्ट किए, कभी बोलता है मेरे को ही सुप्रीम लीडर बनाने के लिए बोला था, मैं गया नहीं। ये मानसिक रूप से विकसित हो गया है आदमी। सब कुछ खत्म हो गया ईरान का, तो हॉर्मुज क्यों बंद है? और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों नहीं देगी आशीष जी, जब हमने खुद अपने चैनल पे रिपोर्ट करवाई कि कैसे वो गेट के वहां बाकायदा वो लगा के साफ सफाई चल रही थी और फिर से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और जो कुछ मलबे के नीचे मिसाइल पड़े थे वो भी इंटैक्ट थे। नॉमिनल चेंजेस करने के बाद उन्होंने धनाधन दागना शुरू कर दिए। अरे इनके प्लेन गिरे जा रहे हैं बिना मिसाइल और बिना उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से, उनका पूरा प्लेन का सिस्टम जाम हुए जा रहा है, हॉर्मुज के ऊपर घूम नहीं पा रहे हैं। उसके बाद ये बोलता है कि ईरान इज फिनिश्ड, क्योंकि ईरान इज फिनिश्ड, इसकी मजबूरी है पूरे अमेरिका को इस युद्ध में झोंकने के लिए। नहीं तो ये आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देगा, कूद लेगा कहीं से बिल्डिंग से ही, जब इसकी फिल्में बाहर आ जाएगी और इसकी सीढ़ी बाहर आ जाएगी, और इसने जो एप्स्टीन के आइलैंड पे जो कुकर्म किए, जो आदमी एप्स्टीन के प्लेन के ऊपर, जो मतलब जितना मैंने पढ़ा वो सारे कागज, उसमें तो ये है कि इन्होंने सुहागराती प्लेन में हवा में बनाई अपनी, उसके वो लोलिता एक्सप्रेस में। इसके और क्या क्या है इजराइल के पास जो ये नाच रहा है। जो इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं वो सब व्यभिचार में लिप्त हैं, जो इजराइल से ब्लैकमेल हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए हर उस व्यक्ति ने जो ब्लैकमेल हो रहा है, पूरे देश को और पूरे विश्व को झोंक दिया इस युद्ध में। मैं विश्व को झोंक दिया इसलिए कह रहा हूं कि जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो भी भुगत रहा है इस युद्ध को, क्योंकि तेल की कीमतें ऊपर चली गई, क्रूड ऊपर चला गया। ऑस्ट्रेलिया का कोई लेना देना नहीं, कितना दूर है ऑस्ट्रेलिया खाड़ी से, लेकिन बेचारों को भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनको भी तेल उसी बैरल पे खरीदना पड़ रहा है जो कीमतें ऊपर चली गई। और ये अभी ये चीन को मिलने जा रहा है, ये इसको मिलने जा रहा है, इसको मिलने जा रहा है, तो क्रूड रोज ऊपर चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि इनके लोग प्रयास नहीं कर रहे, जो भी प्रयास कर रहे हैं मार खा के वापस आ रहे हैं। ईरान हिलने नहीं दे रहा उसको। एलपीजी का जो टैंकर कतार में निकला वो ईरान के हाथ पैर जोड़ के निकला है, ईरान को पूरी टैक्स दे के निकला है। जिनको ये प्रोटेक्ट करने थे वाले थे, वो ईरान के भरोसे वहां से अपना काम कर रहे हैं। एक बड़ी खबर और आ गई है इसी के रिकॉर्डिंग के बीच। कई बार ऐसा होता है कि वो अपडेट लाना पड़ता है, मैं इसी वजह से कई बार दर्शक कहते हैं कि वो आप बीच में और क्या करने लगते हैं, यही कि अपडेट कुछ भी न छूटे। एक बड़ी अपडेट फिर आ गई ईरान से जुड़ी हुई, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये लगाई गई है, व्हाट्सएप यूपीआई सब हो सकता है बंद। ईरान के इस कदम से हिल जाएगी डिजिटल दुनिया। ये हमने बहुत पहले, ये भी करीब 2.5 महीने पहले चर्चा की थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट आई है ईरान से जुड़े मीडिया नेटवर्क और आईआरजीसी से जो है ये रिपोर्ट आ रही है। तो ये रिपोर्ट, अब पहले तो था कि हमने परिस्थितियों का आकलन किया था, अगर ईरान के भीतर से रिपोर्ट आ रही है तो वाकई गंभीर होगी। मैं आपको इस खबर के भीतर जरा दिखाता हूं क्या है। दरअसल अभी तक सिर्फ जहाज पर तेल पर टोल की बात चल रही थी, अब इंटरनेट का भी टोल देना पड़ सकता है। दुनिया का इंटरनेट अब ईरान के कंट्रोल में जा सकता है,
पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक खबर ने टेक दुनिया में हलचल मचाई है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। मामला सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं है, बल्कि ग्लोबल डेटा, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड सर्विस और अरबों डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी का भी ये मामला है। अगर इन केबल्स पर कंट्रोल पड़ गया ईरान का तो जरा और चलिए डिटेल में थोड़ा, इसके उसके बाद और डिटेल में आइए। इसमें दरअसल ईरान से जुड़े मीडिया नेटवर्क और आईआरजीसी से जुड़ी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इंटरनेट केबल से कमाई की जा सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप से टोल वसूलने का फैसला किया था, वैसे ही इसका भी टोल ले सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में इसे डिजिटल टोल बूथ जैसा मॉडल बताया गया है। डिजिटल टोल बूथ यानी जो विदेशी कंपनियां या नेटवर्क इन केबल्स का इस्तेमाल करेंगे उनसे फीस ली जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से जुड़े मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया है कि इन केबल्स के जरिए हर दिन भारी मात्रा में डिजिटल ट्रैफिक गुजरता है। इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्लाउड डेटा, सोशल मीडिया ट्रैफिक और एआई सर्विस तक शामिल हैं। इंटरनेट का करीब 95 से 99% ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर केबल से गुजरता है। 95 से 99%, मतलब ये कंप्लीट दुनिया का इंटरनेट समुद्र के नीचे ही है। अगर इन पर कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया आप समझ लीजिए ये खतरे में डाल देगा ट्रंप और नेतन्याहू। फिर किसी के हाथ में कुछ अगर ये कंट्रोल में चला गया, ये जहाज तो बहुत छोटे हैं, तेल नहीं आ रहा है, मोदी जी तेल कम पिएंगे और क्या, लेकिन अगर इस पर कंट्रोल हुआ तो किसी भी देश में कंप्लीट ब्लैकआउट, मतलब पूरा देश ठप हो सकता है। एक साथ एक वक्त में पूरा का पूरा देश थम जाएगा, आदमी का मूवमेंट खत्म हो जाएगा, पूरा देश कोलैप्स कर सकता है कुछ ही मिनटों के भीतर। ये स्थिति है भाऊ। ये अब भी की तुरंत खबर आई है और ये ईरान की मीडिया में जो चर्चाएं हैं और आईआरजीसी से जुड़ी रिपोर्ट्स में है उसके हवाले से खबर। देखिए, बहुत पहले हमने एक रिपोर्ट की थी, याद होगा आपको, ये युद्ध शुरू होने के 8 या 10 दिन बाद ही ये रिपोर्ट की थी कि हार्मुज के नीचे से भी कितनी केबल्स जा रही है और ये केबल्स के ओनर कौन कौन है, उन कंपनियों के नाम भी दिए थे हम। और ये केबल मेजर डाटा ट्रांसफर है, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया से लेके यूरोप तक जोड़ता है ये। यदि ये केबल टूट गई तो अंधकारमय होगा कई चीजें। मतलब यहाँ पे एक ही कंपनी है जो सैटेलाइट से नेट देती है, उसको छोड़ के विश्व की सारी कंपनियां का नेट फाइबर केबल से ही जाता है। ये वस्तु स्थिति है। और ये फाइबर केबल जब जाती है समुद्र के नीचे तो जो जहाज है, हमने 2 बातें बताई थी उसमें। एक तो फाइबर केबल का प्रोटेक्शन ही नहीं हो सकता। केबल मतलब केबल यदि तोड़ दे तो क्या करोगे आप? हार्मुज के नीचे से भी केबल जा रही है, वहां क्या करोगे आप? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उस साइड पे हुती ऑलरेडी समुद्र पे तहलका मचा रहे हैं। तो ये जो केबल जा रही है ऊपर, इस समुद्र के केबल के रूट पे लगातार निगरानी रखने वाले और मेंटेनेंस की शिप्स चलती है, मेंटेनेंस वेसल चलते हैं। वो लगातार उस केबल की निगरानी करती है, वेसल मेंटेन करती है। यदि कुछ खराबी आ रही है, कुछ डिपॉजिट्स हो गए तो तुरंत जाके उसको ठीक करती है, ताकि विश्व का कम्युनिकेशन जो पूरा आज के नेट में फाइबर पे ऑप्टिक पे है वो चलता रहे। उन शिप का आवागमन भी कम हो गया और करीब करीब बंद हो गया है, तो वहां मेंटेनेंस के भी लोचे पड़े हैं इस युद्ध के चलते। मैंने कहा ना, ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध ने युद्ध के नए नए पैमाने कर दिए। भूल जाइए, अभी तक तो सिर्फ ड्रोन और मिसाइल ही चल रहे हैं। 2 महीने हो गए युद्ध को। जो पहले युद्ध हुआ करते थे, नेवी, एयरफोर्स सब आता था, वो सब कहां चला गया? एयरफोर्स उतारने का प्रयास किया, नेवी उतारने का प्रयास किया, मार खा के चले गए। एयरफोर्स उतारने का प्रयास किया, एयरफोर्स मार खा के चला गया। अब जो कुछ भी है, ड्रोन, उधर से ड्रोन, इधर से मिसाइल, उधर से मिसाइल, इधर से मिसाइल, यही चल रहा है।
और फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया, जो जामर्स से पूरा जाम करना चालू कर दिया है। हॉर्मुज पूरा जाम पड़ा हुआ है, हॉर्मुज पे कोई जीपीएस काम नहीं करता, जहाज सिर्फ दिए हुए मैप से और कंपास से चल रहे हैं, वो भी रूट देता है आईआरजीसी। जब इतनी डिफिकल्ट स्थिति में हमने तो बहुत पहले एक इसके पहले जो उन्होंने एक हमले किए थे, जो लिस्ट जारी की थी कि हम इन डाटा सेंटर पे हमले करेंगे जो मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में दुबई वगैरह पे सबसे सेफ एरिया समझा जाता था, और कई अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के वहां ऑफिसेस थे, कई इंटरनेशनल एजेंसीज वहां से ऑपरेट करती थी, क्योंकि दुबई मिडल में भी पड़ता था और सेफ भी होता था। आज सब लोग अपने अपने देश भाग गए, वहां से ताले लगे हुए हैं ऑफिसेस को, इंटरनेशनल एजेंसीज के। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है 2 महीने से। हम जानते हैं किसी हमारे बहुत अच्छे मित्र का अपॉइंटमेंट हो गया है किसी बड़े इंटरनेशनल एजेंसी में बड़े पोस्ट पे, दुबई उसका ज्वाइनिंग है, वो ज्वाइनिंग अभी अगस्त तक खिसक गया आगे, क्योंकि नॉर्मल हो तो ऑफिस खुले वहां पे। ये वस्तुस्थिति है। वहां के डाटा सेंटर का जब इन्होंने सर्वर मारे तो क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, और ये केबल कटेगी तो कितना नुकसान होगा। ये जोड़ने के लिए भी नहीं जा पाएंगे। ये सिर्फ केबल काटने वाला मामला नहीं है, केबल यदि कल कटती है तो इसको जोड़ेगा कौन, रिपेयर वाला जाएगा कैसे। वो तो वॉरशिप नहीं है, वो तो मेंटेनेंस वाली शिप है। ये परमाणु हमले से बड़ा होगा पूरी दुनिया आज की तारीख में, अगर इंटरनेट रशिया के डिफेंस रिटायर्ड डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था। उसने कहा कौन कहता है ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, उनके पास तो वो परमाणु हथियार है वो जब कभी खत्म ही नहीं होता, उसका नाम हार्मुज है। तो आज परमाणु ताकत से ज्यादा हार्मुज ने दिखा दिया, पूरा विश्व हिला रहा है। चलिए इस पर नजर हम रख करके जो भी अपडेट होगी फिर लेकर के आएंगे, क्योंकि ये मेजर डेवलपमेंट है। बाकी तो छोटी छोटी वो चलती रहती हैं, इन्होंने ये बयान दिया उन्होंने, लेकिन ये मेजर डेवलपमेंट है। ये एक फाइनल अल्टीमेटम टाइप का माहौल बन गया है। तो क्या फिर से युद्ध छिड़ेगा तो कितना भीषण हो सकता है, भयावह हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अब तमाम ये आशंकाएं सामने नजर आने लगी हैं। इजाजत दीजिए हमें, फिर आएंगे क्योंकि बहुत सारी अभी खबरें और भी हैं लाने के लिए आप तक। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।